बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर में 20 शुरू किया हुआ है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, और ये सेकंड ईयर की बुक में से है। आज का हमारा क्वेश्चन है मिचेलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी सही है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या फिर डिस्पर्सिव मैकेनिज्म। Let's start from DNA replication. DNA replication is a process involves in formation of exact DNA copy. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नई डीएनए की कॉपी बन जाती है। इसके बारे में तीन मॉडल पेश किए गए। द फर्स्ट वन दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, सेकंड कंजर्वेटिव एंड द थर्ड वन दैट इज डिस्पर्सिव। तो आइए थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं हम। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और यही चीज़ें आपको नेक्स्ट हेल्प करेंगी पूरा प्रोसेस समझने के लिए। यहाँ हम एक पिक्चर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, गौर करें तो यहाँ पे आपको तीन मतलब डायग्राम नज़र आ रही हैं जिसमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फर्ज करें स्टूडेंट्स, ये डीएनए का पेरेंटल डुप्लेक्स है और जैसे ही डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बोथ स्ट्रैंड दे अनजिप फ्रॉम ईच अदर, इनके सेपरेट हो जाते हैं। एक इसमें ओल्ड स्ट्रैंड है रेड वाला और इसमें एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। इस तरह से ये एक डीएनए का डुप्लेक्स बन गया। और ऐसे ही यहाँ पे देखें, ये डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड है और ये डीएनए का न्यू स्ट्रैंड है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड स्ट्रैंड है ये एक टेम्पलेट के तौर पर ऑपरेट करता है और जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड है वो उसके साथ साथ बन जाता है। ये है फर्स्ट जनरेशन और ऐसे ही सेकंड जनरेशन में होगा। अब सेकंड जनरेशन में ज़रा गौर करें, ये रेड वाला ओल्ड स्ट्रैंड और यहाँ पे ये न्यू स्ट्रैंड बना है। ऐसे ही यहाँ पे ये न्यू स्ट्रैंड बना था और इसके साथ फिर एक और न्यू स्ट्रैंड बना है। ठीक हो गया, तो ये सेकंड जनरेशन है। ये दोनों का कलर चेंज नहीं किया उसने यहाँ पे, उसकी एक रीज़न है, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि ऐसा क्यों किया उसने। ऐसे ही हम मूव करते हैं कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस के अंदर। तो ये डीएनए का पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ज़रा गौर करें, जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ, वो ऐसा रहा है, यानी कि वो इट रिमेन्स इंटैक्ट। और इसके अकॉर्डिंग जो डीएनए का डुप्लेक्स है नया, वो वैसे ही बन गया है। ये है कंजर्वेटिव कि ओरिजिनल डीएनए का मॉलिक्यूल कंजर्व रहता है, वो ओपन नहीं होता। नए डीएनए के स्ट्रैंड या नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड खुद ब खुद अरेंज हो जाते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है। देखते हैं नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट में कि कौन सा सही है। अकॉर्डिंग टू डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस, इसके अकॉर्डिंग ये पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स है और यहाँ पे ज़रा गौर करें तो यहाँ पे देखें, डिस्पर्सिव का मतलब होता है डिस्पर्स होना, टूटना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये डीएनए का इतना सा रेड कलर का जो पोर्शन है ये शो कर रहा है कि ये डीएनए का जो पहले वाला फ्रेगमेंट है, ओल्ड डीएनए के मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट है, और यहाँ पे ये ब्लू जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे नया बना है। ऐसे ही फिर यहाँ पे रेड है, ये ओल्ड है, फिर नया बना, फिर ओल्ड है, फिर नया बना। इस तरह से ये ना एक मिक्सचर है। कहता है कि जो ओरिजिनल डीएनए का डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, फिर नए फ्रेगमेंट बनते हैं। इस तरह से जो डीएनए के दो नए मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें दोनों ही आप कह सकते हैं कि ओल्ड और नए फ्रेगमेंट्स शामिल होते हैं। स्टूडेंट देखते हैं हाइपोथेसिस है, डीएनए के आइए देखते हैं कि इनमें हाइपोथेसिस से को सही कौन सा तीनों है। को ये मैथ्यू मिचेलसन और फ्रैंकलिन स्टाहल ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया के अंदर, वहाँ पे 1958 में उन्होंने इसको मतलब आप कह सकते हैं कि असेस किया। दे वर इवॉल्वेटेड बाय, यू कैन से दैट, मैथ्यू मिचेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल। अच्छा, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए वो बैक्टीरिया थे। अच्छा, बैक्टीरिया को उन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कर लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे डीएनए के अंदर या जानदारों के डीएनए के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, नाइट्रोजन बेसिस दो तरह की हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स आगे मजीद आपको पता है कि दो तरह की हैं, एडेनिन और गुवानिन, और जो दूसरा है
पायरिमिडीन्स हैं वो भी आगे, वो 3 तरह की हैं, लेकिन डीएनए के अंदर 2 तरह की पाई जाती हैं, साइटोसिन और थायामीन। अच्छा, ये नाइट्रोजन बेसिस सबसे ज़्यादा होती हैं बाकी जो कंपोनेंट हैं डीएनए के उनकी निस्बत। अच्छा, अब कुदरती तौर पे जो हमारे डीएनए के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है ना, वो लाइटर आइसोटोप रखती है, N14 है। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, N14 और N15। ज़्यादा जो नेचर में पाई जाती है वो N14 है। N15 कम है लेकिन ये हैवी आइसोटोप में काउंट होती है, और N14 का ये लाइटर है क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है, N15 का एटॉमिक मास ज़्यादा है। अच्छा, तो कल्चर मीडियम के अंदर ये बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक कल्चर मीडियम है पेट्री डिश के अंदर, वहाँ पे बैक्टीरिया आपको देखें नज़र आ रहे हैं। ये ठीक हो गया, इसमें उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर कर लिया ताकि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे ना एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बारे में थोड़ा सा। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एक आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक की बनी हुई या ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी मीडियम के कंपोनेंट, मीडियम में से कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, ब्लड सेल के कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, या किसी सेल को हमने तोड़ना हो, उसके कंपोनेंट को अलग अलग करना हो, या सेल में से डीएनए को निकालना हो, तो फिर हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये सैंपल रखते हैं, फिर उसकी सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको रखते हैं, उसको मीडियम स्पीड और हाई स्पीड पे घुमाया जाता है। उसकी आप कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको कहते हैं सीजियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी किए जा सकते हैं, लेकिन सीजियम क्लोराइड की एक क्वालिटी ये है कि जब हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ये 3 तरह की लेयर बना लेता है। इनके इसमें से सीजियम अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं, और पॉसिबल ये भी है कि सीजियम क्लोराइड एज सच भी एग्जिस्ट करे। तो इस तरह से 3 लेयर बन जाएंगी। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के डिफरेंट लेयर शो की हुई हैं। जिस लेयर की डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे टॉप पे होगा, उसके बाद मीडियम डेंसिटी है, फिर हाई डेंसिटी है, फिर वेरी हाई डेंसिटी। तो ये 4 तरह की डेंसिटी शो हो रही है। ये तो ऐसे वैसे सैंपल के तौर पर लिया गया, लेकिन सीजियम क्या करेगा, जो सबसे ऊपर होगी वहां पे क्लोराइड होंगे, दरमियान में सीजियम क्लोराइड, और सबसे जो इसका आप कह रहे हैं कि बॉटम होगा वहां पे सीजियम होगी। तो इस तरह से 3 तरह की लेयर बनती है। ठीक हो गया जी, 3 तरह की लेयर बनेगी। सबसे टॉप पे क्या है, क्लोराइड, दरमियान में सीजियम क्लोराइड, और सबसे नीचे क्या होंगे जी, सिर्फ और सिर्फ सीजियम होगी। 3 तरह की लेयर बन जाएंगी। अच्छा, तो जब हम डीएनए का सैंपल लेते हैं, तो डीएनए का सैंपल लेके हम क्या करते हैं, उसको सीजियम क्लोराइड में डिसॉल्व करते हैं, उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक कशिश होती है, आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो फोर्स की वजह से ये डीएनए के मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। और वो फिर क्या होता है कि जिस डेंसिटी के अंदर उन, वो जितने ज्यादा हैवी होंगे, जिस वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उस डेंसिटी लेयर के अंदर वो जमा हो जाते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मसलन फर्ज करें कि जो ओरिजिनल मीडियम था वो N14 वाला है, यानी कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कौन सी है, N14 वाली है, लाइटर आइसोटोप की है। जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो तमाम का तमाम मीडियम जो ना वो लाइटर मीडियम के अंदर इनकी उस डेंसिटी अपना आप कह सकते हैं कि लेयर में चला जाता है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। यानी कि सबसे ज़्यादा जिसकी लो डेंसिटी है वो क्लोराइड आयन है, ये टॉप पे चला गया। अगर इसकी डेंसिटी मीडियम होती तो ये डेफिनेटली सेंटर में आता, या इसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होती तो डेफिनेटली ये बॉटम पे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये टॉप पे गया है। इसका ये ज़ाहिर होता है कि N14 के डीएनए के फ्रेगमेंट्स की डेंसिटी कम है, वो लाइटर है, इस वजह से टॉप पे चला गया है। तो ये है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने सैंपल को चेक किया है कि सैंपल के अंदर बैक्टीरिया के जो डीएनए हैं वो लाइटर हैं, हैवी हैं, इससे ये पता चल गया कि वो लाइटर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, उन्होंने फिर क्या किया, इन बैक्टीरिया को जिनमें नाइट्रोजन कौन सी थी, N14 वाली थी, उनको N15 वाले मीडियम के अंदर ग्रो करवा लिया। ठीक हो गया जी, हम ये कह सकते हैं कि वो नाइट्रोजन N14 वाले मीडियम में से उनको N15 वाले मीडियम के अंदर शिफ्ट कर दिया। मतलब ये वो बैक्टीरिया हैं, फर्ज करें ये बेसिलाई बैक्टीरिया हैं, इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, N15 वाले मीडियम के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर सेवरल जनरेशन क्या होगा, चंद एक बैक्टीरिया यहाँ से हमने शिफ्ट किए कहाँ पे,
N15 वाले मीडियम के अंदर हमने चंद एक बैक्टीरिया यहाँ से शिफ्ट कर दिए इधर N15 वाले में। आफ्टर सेवरल जनरेशन क्या होगा कि जो इनका डीएनए है, किनका डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, उसके डीएनए के अंदर N15 जा चुका होगा। अब ये कैसे पता चलेगा वो जा चुका होगा, उसके लिए फिर आप दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फर्ज करें हमने इसमें से आफ्टर सेवरल जनरेशन हमने इसमें से डीएनए लिया और उस डीएनए को क्या किया, हमने दोबारा से सेंट्रीफ्यूज किया। जब हमने डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करके देखा तो डीएनए सारा का सारा कहाँ जमा हो गया, बॉटम पे। हमें ये पता चल गया कि इन बैक्टीरिया के अंदर अब डीएनए कौन सा आ चुका है, N15 वाला आ चुका है। हाँ पॉसिबल है कि जो बैक्टीरिया हमने इधर शिफ्ट किए थे चंद एक ओरिजिनली, उनके अंदर चंद एक में N14 वाला पाया जा रहा हो, लेकिन वो बहुत थोड़े होंगे या पॉसिबल है कि उनकी डेथ हो चुकी हो। तो लेकिन इसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया कौन से हैं, N15 वाले हैं। अच्छा, N15 वाले बैक्टीरिया हमारे पास अब तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, N15 वाले बैक्टीरिया को जिनके अंदर हैवी एसीटोप है उनको हम N14 मीडियम में शिफ्ट कर रहे हैं अगेन। यानी कि N15 वाले बैक्टीरिया को, यहाँ पे सारे के सारे वो बैक्टीरिया शामिल हैं जिनमें हैवी नाइट्रोजन है। इन बैक्टीरिया को हम पकड़ते हैं और इन बैक्टीरिया को हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ये N14 वाले मीडियम के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हम अब एक्सपेरिमेंट अपना शुरू कर सकें। किस तरह से एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम डिफरेंट इंटरवल पे डीएनए कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, N14 वाले मीडियम में से। ठीक हो गया जी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो यहाँ से बैक्टीरिया शिफ्ट किए हैं इधर वो N15 वाले ही हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ से सैंपल इधर शिफ्ट करें, फौरी तौर पर इस मीडियम में से आप बैक्टीरिया का सैंपल लें और उसको सेंट्रीफ्यूज करके चेक करें। यहाँ पे ये आपकी बुक में से डायग्राम ली गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल एट 0 मिनट। तो आपने क्या किया, ये सपोज दैट N15 वाला मीडियम है, ठीक हो गया जी। N15 वाले में से जैसे ही आपने N14 वाले मीडियम में बैक्टीरिया को शिफ्ट किया, आप फौरी तौर पर सैंपल लें, सैंपल लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि उनका जो डीएनए है वो बॉटम पे जमा हुआ है। आपको ये पता चल जाएगा कि जो सैंपल आपने डीएनए का N15 में से N14 में डाला है वो N15 वाला ही है। फिर क्या करेंगे, आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन जब मुकम्मल होता है, आपको पता है वो 20 मिनट बाद होता है। जैसे ही फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन उनका मुकम्मल होगा, ये वही बैक्टीरिया पड़े हुए हैं यहाँ पे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया ये जो हमने मतलब पहली पैडी डिश में बैक्टीरिया शिफ्ट किए थे ये वही पैडी डिश है, लेकिन इस वक्त हमने सैंपल कब लिया है, 20 मिनट बाद लिया है। अगर हम 20 मिनट बाद लेते हैं तो उसके रिजल्ट क्या आने चाहिए। अब दोबारा से ज़रा आप अपने माइंड में वो 3 हाइपोथेसिस लेके आए। अगर तो सेमी कंजर्वेटिव सही है तो एक स्ट्रैंड पूरा का पूरा ओल्ड होना चाहिए, ओल्ड कौन सा, N15 वाला, और एक होना चाहिए N14 वाला, क्योंकि मीडियम के अंदर जो नाइट्रोजन होगी बैक्टीरिया उसी नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हुए अपना डीएनए स्ट्रैंड नया तैयार करेंगे। तो डीएनए बैक्टीरिया के पास कौन सा था, N15 वाला, मीडियम में कौन सी नाइट्रोजन है, N14 है। तो जब बैक्टीरिया 20 मिनट बाद डिवाइड होगा तो डेफिनेटली उनका डीएनए भी डुप्लीकेट करेगा। तो जब डीएनए डुप्लीकेट करेगा तो बैक्टीरिया मीडियम में से N14 नाइट्रोजन इस्तेमाल करेगा। जब N14 इस्तेमाल करेगा तो नया स्ट्रैंड भी N14 वाला ही बनेगा। अगर तो सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस सही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नया डीएनए जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड होना चाहिए N15 वाला और एक स्ट्रैंड नया होना चाहिए N14 वाला। अगर कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस सही है तो जो डीएनए का ओरिजिनल डुप्लेक्स था उसको ऐसा ही रहना चाहिए, उसमें N14 वाले मॉलिक्यूल नए बनेंगे और N15 वाले वैसे ही रहेंगे। यानी कि दो तरह का डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि N15 वाला वैसे रहेगा और N14 वाला बनेगा। इसका मतलब ये डीएनए को दो डिफरेंट जगह पे इकट्ठा होना चाहिए इन दी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। लेकिन अगर तो डिस्पर्सिव सही है, अगर डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस सही है तो डीएनए के ओरिजिनल डुप्लेक्स की वो फ्रेगमेंट होने चाहिए। जो नया डीएनए बनेगा उसमें ओल्ड और नए फ्रेगमेंट्स होने चाहिए और वो सारा का सारा डीएनए मिक्सचर होगा, वो भी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के दरमियान में जमा होना चाहिए। तो जैसे ही F1 में हम देखते हैं ये फर्स्ट जनरेशन का डीएनए है। जैसे ही फर्स्ट जनरेशन हुई, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ तो क्या देखते हैं, डीएनए सारा का सारा उसके मिडल पोर्शन में जमा हो रहा है सेंट्रीफ्यूज की। इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया, लेकिन अभी भी
सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि अगर तो इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रैंड 15 वाला है, एक 14 वाला, फिर भी यहाँ भी जमा होगा, और अगर ये मिक्सचर है ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड्स के फ्रेगमेंट्स का, तो फिर भी इसको यहाँ भी जमा होना चाहिए। इसमें दोनों में से सही कौन सा है, डिस्पर्सिव है या सेमी कंजर्वेटिव है, उसको साबित करने के लिए दोनों साइंटिस्ट ने इसको मजीद वेट किया और सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने दिया। इसी मीडियम में से आफ्टर यू कैन से दैट जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन मुकम्मल हुआ, यानी कि सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कब मुकम्मल होगा, आफ्टर 40 मिनट्स, तो दोबारा से डीएनए का सैंपल लिया गया। जब दोबारा डीएनए का सैंपल लिया तो देखा कि डीएनए के दो तरह के मॉलिक्यूल बने हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो N15 वाला और N14 वाला डुप्लेक्स था वो दोबारा से खुले। N15 के साथ जो नया बनेगा वो N14 वाला ही बनेगा, क्योंकि मीडियम में अभी भी नाइट्रोजन 14 ही है, और जो 14 वाला बना है वो पहले ही 14 था, और जो नया बनेगा वो भी 14 वाला बनेगा। तो दो 14 वाले स्ट्रैंड बन गए। जो 14 वाले दो स्ट्रैंड वाला डीएनए मॉलिक्यूल है वो टॉप पे चला जाएगा, और जिसके अंदर एक N15 वाला और N14 वाला है वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ दरमियान में आ जाएगा। अगर डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस सही होता तो डीएनए ने यहाँ मीडियम में जैसे मिडल में रहना था या थोड़ा सा ऊपर आ जाता, लेकिन क्योंकि वो भी मिक्सचर ही होना था, उसमें थोड़े से लाइटर एसिटोप ज्यादा हो जाते, लेकिन आता वो भी यहाँ पे ही कहीं। लेकिन उसमें डीएनए के दो कभी भी अलग-अलग स्ट्रैंड ना बनते, ना ही मॉलिक्यूल बनते। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है, और डिस्पर्सिव और जो है ना क्या नाम है कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस, वो दोनों ही रॉन्ग साबित हो गए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी कि यहाँ पे भी वही बात लिखी है जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस की है। तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में हर डाटा डुप्लेक्स के अंदर क्या था, वो हाइब्रिड था। फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन के दौरान वो हाइब्रिड था, उसमें एक नया स्ट्रैंड था, एक पुराना था। सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन के दौरान क्या हुआ कि जो हैवी स्ट्रैंड था उसने लाइटर बना लिया, और जो लाइटर हैवी से अलग हुआ था उसने एक और लाइटर बना लिया। इस तरह से दो मॉलिक्यूल बने। एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ही लाइटर डीएनए के स्ट्रैंड थे, और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एक लाइटर स्ट्रैंड और एक हैवी था। तो ये इससे ये साबित होता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही है। ठीक हो गया जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हमने ये साबित किया है कि सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।